Assalamualaikum students, this is Abiha Ijaz and you guys are watching Innovative Science by Abiha Ijaz। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस की डिस्कवरी को डिस्कस करने से पहले हम हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर को जल्दी से रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो साइंटिस्ट आते हैं वो हैं डेमोक्रिटस, और ये हमें बताते हैं कि दुनिया में मौजूद तमाम मैटर टाइनी पार्टिकल से मिल के बना है, जिसे उन्होंने एटम का नाम दिया। डेमोक्रिटस के बाद हमारे पास जो साइंटिस्ट आते हैं वो बताते हैं कि दुनिया में मौजूद तमाम मैटर जो है वो स्मॉलर डिस्टिंक्ट इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जॉन टोल्टन के बाद हमारे पास जो साइंटिस्ट आते हैं वो हैं जोसेफ जॉन थॉमसन, और ये हमें बताते हैं कि एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है और ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो आपने जो है इसे अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। एंड आई होप कि आपको ये है अभी तक फिंगर टिप्स पे याद हो गया होगा। थॉमसन के बाद हमारे पास जो साइंटिस्ट आते हैं वह है गोल्डस्टीन, और ये बताते हैं कि एटम न्यूट्रल है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के साथ हमारे पास ऐसे चार्ज पार्टिकल हैं जो कि नेगेटिव के इफेक्ट को कैंसिल करके एटम को न्यूट्रल बना रहे हैं, ठीक है। और ये इन्होंने बेसिकली पॉजिटिव आयंस जो हैं डिस्कवर किए थे। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो परफोरेटेड कैथोड पे किया था। नंबर 5 पे हमारे पास जो साइंटिस्ट आते हैं वो रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड भी जो है प्रोटॉन की डिस्कवरी में अहम रोल प्ले करते हैं। ये बताते हैं कि हमारे पास तमाम न्यूक्लियस के बिल्कुल हमारे पास सेंटर में प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और वो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, और उन्होंने इन फंडामेंटल पार्टिकल्स को प्रोटॉन का नाम दिया और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया था। उसके बाद हमारे पास जेम्स चैडविक आते हैं, जो कि बताते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। और इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके बाद हमें ये क्लियर हो गया कि एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो बेसिकली आज हम देखेंगे कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह से ये पार्टिकल्स अरेंज होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखें डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। तो वो साइंटिस्ट जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया वो है हमारे पास रदरफोर्ड, ठीक है। 1911 में रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, ठीक है। अगेन साइंटिस्ट का नाम क्या है? रदरफोर्ड। एक्सपेरिमेंट क्या था? ही कैरिड आउट अ रिमार्केबल एक्सपेरिमेंट इन विच ही हिट अ स्ट्रीम ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल ऑनटू अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उन्होंने स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल्स को हिट किया, यानी स्ट्राइक किया, बम्बार्ड किया गोल्ड फॉइल पर, ठीक है। और अल्टीमेटली जो कंक्लूजन निकली उससे हमें पता लगा कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो हम आगे विजुअल देखेंगे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का, उसमें मजीद डिटेल भी है, वो सिर्फ आपने अंडरस्टैंड करनी है। आपकी बुक में गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो है वो इतनी ही इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो आप इतनी लिखें। बाकी जो नेक्स्ट आगे जो कंक्लूजन है फर्दर इंट्रा न्यूक्लियर और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है, उस उधर से तो आपने फिर सारा ही करना है। तो स्टूडेंट्स, कंसीडर करें कि आप एक गेम खेल रहे हैं जिसमें आपने बहुत सारी बॉल्स को दीवार पे फेंकना है, ठीक है। तो आप क्या सोचेंगे कि अगर आप बहुत सारी बॉल्स को दीवार पे फेंकेंगे तो वो दीवार के साथ टकराएंगी और टकराने के बाद वापस आ जाएंगी, ठीक है, ज़मीन पे गिर जाएंगी। आप यही सोच रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर आप बॉल्स उठाएं और उन बॉल्स को दीवार पे मारें और वो दीवार से आर पार हो जाए, यानी ये बॉल आपने उठाई और ये बॉल आप जो है दीवार पे जो है मार रहे हैं और वो आगे चली गई है। सिमिलरली आपने जो है अगेन यहाँ से बॉल उठाई और मारी दीवार पे और वो भी आर पार हो गई, और सिर्फ एक ही बॉल है जो आपने उठाई और आप चाह रहे हैं कि वो जो है आगे चली जाए, लेकिन वो नहीं जा रही। तो अब क्या होगा? सरप्राइजिंगली आप तो बहुत हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो गया, कि दीवार से किस तरह से बॉल्स आर पार हो सकती हैं, ठीक है। तो यही केस क्या हुआ था हमारे पास, तब हुआ था जब रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था। तो मोस्ट ऑफ द केस क्या हुआ कि हमारे पास जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें से इजीली हमारे पास रेज आर पार हो गई। सिर्फ न्यूक्लियस के पोर्शन में सेंट्रल पोर्शन ऐसा था कि जहाँ से हमारे पास रेज डिफ्लेक्ट बैक कर गई, वो आगे नहीं गई, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम ये देखेंगे कि रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। रदरफोर्ड ने ना बेसिकली एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल लिया, ठीक है। ये हमारे पास यूरेनियम भी हो सकता है, पोलोनियम भी हो सकता है, कोई भी रेडियो एक्टिव पार्टिकल लिया, ठीक है। और वो पार्टिकल ऐसा लिया जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। अल्फा पार्टिकल्स के लिए भी आप इतना ही समझ लें कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और हाई एनर्जी पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो जब ये अल्फा पार्टिकल्स उसने गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक कराए, गोल्ड फॉइल की थिकनेस ना बहुत कम है, यानी कि ये 400 नैनोमीटर जितनी इसकी थिकनेस है, यानी कि बहुत पतली शीट है, ठीक है। गोल्ड फॉइल जो इसने ली
और इसने क्या सोचा कि जब अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे गोल्ड फॉइल पे तो सारी जो अल्फ़ा पार्टिकल की रेज हैं वो क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगी, वो आगे नहीं जाएंगी, ठीक है। लेकिन सरप्राइजिंगली उससे पता लगा बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने सोचा था कि अगर आप दीवार पे बॉल्स फेंकेंगे तो वो सारी वापस आ जाएंगी, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि वो आर पार हो गई। सिमिलरली जब इसने रेज जो है वो जो है स्ट्राइक कराई गोल्ड फॉइल पे तो वो भी मैक्सिमम रेज जो है वो आर पार हो गई, आगे चली गई, ठीक है। सिर्फ सेंट्रल पॉइंट से जो रेज है वो पीछे मुड़ गई, ठीक है, एक रे, बाकी सारी रेज जो है वो आगे चली गई। और कैसे पता चला रदरफोर्ड को कि यहाँ जो है रेज आगे गई है, ये उसने ना बेसिकली फोटोग्राफिक प्लेट लगाई है, ठीक है, जिसे डिटेक्टिंग स्क्रीन कहते हैं। अगर इस पे कोई भी पार्टिकल्स आके स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ ग्लो प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से पता लगता है कि पार्टिकल स्ट्राइक की हैं इस फोटोग्राफिक प्लेट या फिर डिटेक्टिंग स्क्रीन के साथ, ठीक है। तो इस तरह बेसिकली पता लगा कि हमारे पास जो है यहाँ पार्टिकल्स निकल रहे हैं। और एट दी एंड उसने क्या कंक्लूजन दी रदरफोर्ड ने कि मैक्सिमम हमारे पास जो है एटम का स्ट्रक्चर वो एम्प्टी होता है, सिर्फ सेंट्रल में पोर्शन में जो है वो डेंस होता है, उसका मास ज़्यादा होता है, वहाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज होती हैं, ठीक है। जबकि मोस्ट ऑफ द केस रेज इजीली पास कर जाती हैं एटम के स्ट्रक्चर में, एक्सेप्ट सेंट्रल पोर्शन हमारे पास काफ़ी डेंसर होता है। उसके अलावा जो है यहाँ मास भी कंसनट्रेटेड होता है, यानी कि ओवरऑल एटम का मास जो है वो उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो हैवियर पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा यहाँ जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ रेस जो है वो इजीली पास नहीं कर सकती। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको लेक्चर की समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे डिस्कस करें कि रदरफोर्ड ने हमें कंक्लूजन क्या दी। रदरफोर्ड कंक्लूडेड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ टू मेन पोर्शन। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद कंक्लूजन दी कि एटम के दो ही पोर्शन होते हैं। द फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस, अ टाइनी डेंस सेंट्रल पोर्शन। पहला जो है न्यूक्लियस, ये है हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर है, ठीक हो गया। और बिल्कुल इसके सेंटर में हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है, कि टाइनी यानी कि छोटा सा पार्टिकल होता है हमारे पास, ठीक है। डेंसर होता है यानी इसकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है, हार्ड पार्टिकल होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन आर रिलेटिवली लार्ज एरिया सराउंडिंग द न्यूक्लियस। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन बेसिकली ऐसा पोर्शन होता है जो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं एलिप्टिकल मोशन में। अ रिलेटिव लार्ज एरिया सराउंडेड द न्यूक्लियस। मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड पार्टिकल्स को देखें। मास कंसंट्रेशन, ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। हमारे पास जो एटम का मास है वो ऑलमोस्ट न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जो कि काफ़ी हैवियर है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास क्या है, काफ़ी हैवियर पार्टिकल हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइटर पार्टिकल्स हैं। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैवियर है और वो एक ही जगह पे प्रेजेंट है, इसीलिए हमारे पास जो एटम का मास है वो ज़्यादा न्यूक्लियस में होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर हेल्ड टाइटली इनसाइड द न्यूक्लियस बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ से रेज पास आउट नहीं होती। ये स्ट्रक्चर जो है हमारे पास काफ़ी डेंस होता है, ठीक है, और इसका मास भी ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये अराइज होता है कि प्रोटॉन हमारे पास एटम के सेंटर में क्यों प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन जो है वो शेल में क्यों प्रेजेंट नहीं होता। तो इसकी रीज़न जो है बहुत सिंपल है, हमें एक जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कंसीडर करें कि आप जो है एक गेम खेल रहे हैं, आप रूम के सेंटर में खड़े हैं, ठीक हो गया, और आपकी क्लास फेलोज ने आपके अराउंड जो है उन्होंने सर्कल में चक्कर लगाने हैं। रूल नंबर 1 ये है कि ना तो क्लास फेलोज ने आपस में टच होना है और ना ही आपको टच करना है। तो ये गेम इस तरह तो पॉसिबल है कि आप रूम के सेंटर में खड़े हों और क्लास फेलोज आपके अराउंड जो है वो चक्कर लगाएं। लेकिन अगर आप रूम के कॉर्नर में जाके खड़े हो जाएं, अगेन रूल्स वही है, ना क्लास फेलोज ने आपस में कोलाइड करना है और ना ही आपको टच करना है। तो अब क्या होगा, क्योंकि आप एक रूम के कॉर्नर में जाके खड़े हो गए हैं, तो अब आपकी क्लास फेलोज जो है वो आपस में भी कोलाइड करेंगे और आपके साथ भी कोलाइड करेंगे और एक प्रॉपर क्योस जनरेट हो जाएगा, ठीक है, और बार बार जो है मूवमेंट ब्रेक होगी और इस तरह गेम जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सिमिलर केस जो है वो हमें एटम के स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। कंसीडर करें, अब देखें कि ये जो आपके क्लास फेलोज थे ये क्या थे, ये थे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और आप क्या हैं, प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन सेंटर में प्रेजेंट है तो इस तरह तो इलेक्ट्रॉन प्रॉपरली जो है वो मोशन शो कर सकते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन अगर प्रोटॉन भी जो है वो शेल्स में प्रेजेंट हो जाए तो बिल्कुल एटम का स्ट्रक्चर जो है डिस्टर्ब हो जाएगा,
कोलेजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा और एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब स्टूडेंट्स, आप जो है एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो ये कि नेचर भी इसी रूल को फॉलो करती है। ठीक है, इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन है कि हमारे पास सोलर सिस्टम और एटम के स्ट्रक्चर में क्या रिलेटिबिलिटी है, तो अब हम उसे देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सोलर सिस्टम है जिसमें हमारे पास सन बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, और प्लैनेट्स जो है वो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं और इनके बीच में कोई कोलिजन नहीं हो रही और एक स्टेबल सिस्टम है। लेकिन अगर हमारे पास सन भी आउटर लेयर्स में चला जाए तो क्या होगा, कोलिजन होगी प्लैनेट्स की भी और प्लैनेट्स की सन के साथ भी, और यूनिवर्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। यूनिवर्स सिस्टम फौरन जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि नेचर भी हमारे पास यही रूल फॉलो करती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम जिन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने लगे हैं ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उनका चार्ज क्या है, उनका मास, और उन्हें किन किन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है, हमारे पास चार्ज का यूनिट है। ठीक है, और प्रोटॉन का चार्ज देखें तो ये हमारे पास 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखा जाए तो चार्ज दोनों का सेम है। ये इसके साथ जो है हमारे पास नेगेटिव आ रहा है और इसके साथ पॉजिटिव आ रहा है। हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में हमारे पास चार्जेस जो होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, और न्यूट्रॉन के केस में हमारे पास न्यूट्रल है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के मास को देखें तो 9.109 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और ये इतना कम होता है कि इसे समहाउ हम निग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं। प्रोटॉन के मास को देखें तो 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम हमें जो है प्रोटॉन का मास देखने को मिलता है। न्यूट्रॉन के मास की बात करें 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो तकरीबन सिमिलर होता है। अब यहाँ हमें देख लें 0.002 का जो है डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है वो जे थॉमसन, जोसेफ जॉन थॉमसन ने डिस्कवर किए। प्रोटॉन जो है गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने डिस्कवर किए, जबकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हमारे पास जेम्स चैडविक ने की। अब जो है इसी टॉपिक में आपकी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में मेंशन है, द न्यूक्लियस इज लेस देन 100,000 और द टोटल साइज ऑफ एटम। कंसीडर करें कि ये हमारे पास एक एटम है और इसके अगर हम 100,000 पार्ट्स कर दें, मतलब 100 लिखें और उसके बाद आप जो है 3 0 और डाल दें, 100,000 पार्ट कर लें तो उसका जो एक पार्ट होगा वो क्या है, न्यूक्लियस का साइज है। ठीक है, यानी कि आप देखें कि न्यूक्लियस कितना छोटा है। एक एटम के 100,000 पार्ट्स कर लें तो उसमें से एक पार्ट का जितना साइज है वो हमारे पास न्यूक्लियस के साइज के इक्विवेलेंट है। मास की बात करें, अगर हम न्यूक्लियस के मास की बात करें, डिस्पाइट इट्स टाइनी साइज इट कंटेन मोर देन 99.9 ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटम। ये हमारे पास क्या है, एक एटम है और इसका 99.9% मास जो है वो न्यूक्लियस में है, यानी कि सेंट्रल पॉइंट में है। जबकि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस यानी कि जहाँ ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहाँ 0.1% से भी कम हमारे पास जो है वो मास है। कंसीडर करें कि न्यूक्लियस जो इतना छोटा है कि अगर उसके हम 100,000 पोर्शन में से एक पोर्शन को ले लें तो ये न्यूक्लियस का साइज़ है। लेकिन इसका मास कितना है, इसका मास ओवरऑल 99.9% जो एटम का मास है वो सारा न्यूक्लियस के अंदर है। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसे आपने अच्छे से करना है। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आपको बोहर एटॉमिक मॉडल पे मिलेगा, जिसकी वीडियो आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। उसका लिंक मैंने आई बटन पे भी अटैच कर दिया। स्टूडेंट्स, अगर आपको आज के लेक्चर की समझ आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो आप सिंपली जो है कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि सबके कमेंट्स का जो है आंसर करूँ।